सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे जो लोग इस चर्चा में देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के लोगों के लिए मेरा ये एक विचार जो मैं रख रहा हूँ, उत्तराखंड के भाई बहनों के साथ ये मैं साझा करना चाहता हूँ। और ख़ास करके जो उत्तराखंड के नीति निर्माता हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड की 24वीं वर्षगांठ मनाई। उत्तराखंड को एक अलग राज्य के अस्तित्व में आकर के पूरे 24 वर्ष हुए हैं और उत्तराखंड को विकास की दिशा में ले जाने के लिए अनेक सरकारों ने अनेक बार यहाँ पर सरकारें बनाई, अनेक पार्टियों ने, और राज्य को जितना उनके पास अनुभव था, जो उनके विचार थे, जो उनके उद्देश्य थे, अपने अपने अनुसार राज्य को एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास किया। जैसे कि हर बार उत्तराखंड में मुख्य चीज़ें जो उत्तराखंड में हैं, पर्यटन, तीर्थाटन, और यहाँ पर हम खास करके कहते हैं ऊर्जा प्रदेश, जड़ी बूटी प्रदेश, ये सब तमाम चीज़ें उत्तराखंड में हैं जिस दिशा में, और बागवानी प्रदेश बनाने का हर बार यहाँ पर प्रयास किया गया और इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन काम भी किए गए हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करूँगा, बल्कि मैं कुछ विचार इसमें अपने साझा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इन विचारों से सहमत भी होंगे या कुछ लोग असहमत होंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश का निवासी होने के कारण और यहाँ का मूल निवासी होने के कारण ग्रामीण परिवेश में मेरी परवरिश हुई है। उस आधार पर जो मेरे थोड़े बहुत अनुभव है, जो मैं कह सकता हूँ कि हम उत्तराखंड को किस तरह से एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और उत्तराखंड को किस तरह से हम हिमाचल की तर्ज पर एक विकसित राज्य बना सकते हैं। कि सबसे बड़ी जो समस्या है उत्तराखंड में, पलायन की समस्या है। गांव से लोग जो है प्रतिवर्ष शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। वहीं हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जहां पर 95% लोग ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। मात्र 5% पलायन हिमाचल राज्य में है। तो मैं कुछ सुझाव हैं मेरे, जो कुछ बिंदु हैं जिनको मैं आम जनमानस के संज्ञान में लाना चाहता हूं और आप लोगों के साथ ये विचार साझा करना चाहता हूं। हालांकि आप मेरे विचारों से सहमत हो ना हो, ये आप लोगों का अपना मत है और सरकारें इस दिशा में कार्य कर भी रही हैं। खास करके बहुत बार इन सब मुद्दों में बहुत बातचीत भी होती है, बहुत चर्चाएं भी होती है। तो अभी हम लोगों ने 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में बड़ी कठिनाइयों से, एक लंबे संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद ये हमने उत्तराखंड प्राप्त किया, और जिसमें हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं जो शहीद हुए हैं और जिन आंदोलनकारियों ने इसके लिए आंदोलन किया है। और हम सभी उस समय, हम सब भी विद्यार्थी थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सब लोगों ने भी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई रैलियों में प्रतिभाग किया है, कई आंदोलनों में प्रतिभाग किया है, नुक्कड़ नाटकों में प्रतिभाग किया है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं बस 2-3 चीज़ों पर जो सुझाव मैं रखना चाहता हूँ, या मैं ये कहूँगा कि इन सब बातों को सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस ओर कि हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर अन्य राज्यों के लोग भूमि खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर टेनेंसी एक्ट के तहत सेक्शन 118 के तहत वहाँ पर एक भू कानून लागू है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में किसी भी जिले में किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति भूमि खरीद नहीं कर सकता है। तो उत्तराखंड राज्य, जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है उत्तराखंड के सामने, मैं इस बात की तरफ सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ
कि उत्तराखंड राज्य के जो ग्रामीण परिवेश हैं वहाँ पर जो पलायन हो रहा है उससे लोग लौट के एक दिन वापस आ सकते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड में भूमि की जो बिक्री हो रही है, अन्य राज्यों से आए हुए लोग भारी मात्रा में यहाँ पर भूमि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो इसलिए हिमाचल राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में भी टेनेंसी एक्ट के तहत सेक्शन 118 लागू किया जाना चाहिए, जिससे अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर भूमि खरीद न सकें और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो भूमिहीन होने से बच सकें। खास करके जो मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी इस बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वास्तव में वो आदिवासी हैं। उत्तराखंड के वे आदिवासी हैं जो हिमालय क्षेत्र में, जितने लोग भी उत्तराखंड हिमालय में निवास करते हैं वे आदिवासी हैं। आप देखिए उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सीमांकन है वो टोंस नदी से लेकर के काली नदी के मध्य में जो है हिमालय में जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हैं, इसके बीच में जितने हिमालय वासी निवास करते हैं वे सब आदिवासी हैं। अभी हम लोगों ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का एक कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया गया और बिरसा मुंडा भगवान की जो जयंती मनाई गई, इसको जो है पूरे राष्ट्रीय आदिवासी गौरव के, राष्ट्रीय जनजाति गौरव के रूप में पूरे देश में मनाया गया। तो इसी अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, इन लोगों को स्थायी निवास के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और उत्तराखंड में टेनेंसी एक्ट के तहत 118 सेक्शन के तहत एक वो कानून लागू किया जाना चाहिए, जिससे अन्य राज्य के लोग यहाँ पर भूमि खरीद फरोख्त ना कर सकें। और उत्तराखंड के जो निवासी हैं इनको स्थायी निवास के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। और जो उत्तराखंड हिमालय के प्राचीन काल से यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनको आदिवासी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे उत्तराखंड हिमालय के जो मूल निवासी हैं उनको आदिवासी घोषित किया जाए और उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे यहाँ की संस्कृति का संरक्षण हो सके, यहाँ की परंपराओं का संरक्षण हो सके। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से भाषा को बचाने के लिए, बोली को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी अगर हमने यहाँ पर बचाना है तो यहाँ की भूमि को बचाना होगा और यहाँ के आदिवासियों को बचाना होगा। हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता मैंने देखा है पूरी दुनिया में लोग करते हैं, चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा होती है, लेकिन हिमालय वासियों की चर्चा भी इसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, हिमालय क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। जैसे हमारे पिथौरागढ़ में धारचूला साइड के लोग भोटिया जनजाति में हैं, माणा नीति के लोग भी जनजाति में, चमोली क्षेत्र के, देहरादून जनपद के जो बाबर जौनसारी जनजाति हैं। इसी तरह से इस अवसर पर हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो रवाई आदिवासी लोग हैं, रवाई क्षेत्र के लोग हैं, जो जौनसार बाबर से भी अति पिछड़े हुए हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो अलग बात है कि समय के साथ साथ यहाँ के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी शिक्षा के स्तर को उठा रहे हैं, लेकिन इन सब क्षेत्रों को आदिवासियों में घोषित किया जाना चाहिए। पौड़ी जनपद का राठ क्षेत्र है, चमोली जनपद का सारा ऊपरी क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग का केदारनाथ क्षेत्र है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सारा उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो कई 100 सालों से, हजारों सालों से उत्तराखंड में निवास करते हैं, उन सबको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं ये चर्चा एक रिसर्चर के नाते कर रहा हूँ, एक शोधार्थी होने के नाते कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी होने के नाते कर रहा हूँ कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ।
ना मैं कोई क्रिटिकल हूँ, मैं सिर्फ ये सुझाव अपने रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग जो भी मेरे इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, जो मेरे इन विचारों को सुन रहे हैं, अगर आप सब लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो इस पर आप अपनी एक सहमति दीजिए और एक ऐसा वातावरण तैयार करें। अभी अभी माननीय हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल का सिरमौर का जो क्षेत्र है उसको अभी अभी आदिवासी में जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, जो 1965 में जिसकी मांग चल रही थी जनजातीय क्षेत्र के लिए, जब 1965 में देश में जनजातीय क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा था। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड हिमालय के आदिवासियों को बचाया जाए, यहाँ की संस्कृति को बचाया जाए, तो खास करके उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको स्थायी निवास के स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए और सभी को आदिवासी घोषित किया जाए और इन सब तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को जनजाति में शामिल किया जाए। आज मैं बस यहीं पर इतनी चर्चा के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी युवाओं से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से और चिंतकों से मैं यह आग्रह करता हूं कि इस विचार को आगे से आगे बढ़ाएं और इसको चर्चा का विषय बनाएं और इस पे कार्य किया जाए। जय उत्तराखंड, जय भारत।